हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ब्यूटी से ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। डियर फ्रेंड्स, क्या आज का गोल क्या है, थंबनेल से चेक किया ना दोस्तों। देखो दोस्तों कि आज का जो गोल है वो केपलर्स लॉ के बारे में जानेंगे। केपलर्स लॉ कौन थे, मतलब केपलर्स कौन थे, लॉ उनका क्या था, वो हम पर्टिकुलर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो एक जानकारी और बता देते हैं आपको कि देखो आपका नोट्स मिल रहा है, जो सीबीएसई का सिस्टम अपडेट चल रहा है। देखो हमने 3 वीडियो में लगातार सिस्टम अपडेट के सीबीएसई का जो सिस्टम अपडेट था तीनों में पर्टिकुलर बताते चल रहा है। तो जो अपडेट है उसके हिसाब से हम आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। 9th क्लास के एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक के साथ आपके सारी टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि अब एमसीक्यू वाला झमेला बहुत आ गया। एमसीक्यू तो करना ही करना पड़ेगा। जब होंगे कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे एमसीक्यू क्लियर, एमसीक्यू कह रहा है, एमसीक्यू क्लियर। तो ठीक, तो इसी के लिए रेफरेंस प्लस एनसीईआरटी कंबाइंड लेक्चर बन रहा है। तो कंबाइंड लेक्चर का मतलब एकदम बेस्ट होगा आपका लेक्चर। तो ये स्विच करते हैं बोर्ड पे और समझते हैं केपलर्स लॉ एंड केपलर्स के बारे में। केपलर्स कौन थे बोर्ड पे देखते हैं। नोट्स मिल ही रहा है तो नोट्स बनाते चलो यार। ठीक, तो बोर्ड पे देखें। तो है गाइस, आइए ध्यान देते हैं बोर्ड पे। टॉपिक क्या है अपना, फिजिक्स क्लास 9 केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इनका एग्जैक्ट नाम प्लैनेटरी मोशन है। लेक्चर नंबर 7 हमने 6 लेक्चर डिस्कस कर लिया। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज जाके लिंक चेकआउट कर लीजिए। केपलर्स कहते हैं, इनका पूरा नाम जोहान्स केपलर है। 16th सेंचुरी में इन्होंने प्लैनेटरी मोशन के लॉ के बारे में बताया, जो कि ये 3 लॉ हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ है। ये इनके केपलर्स के लॉ हैं। आइए वो एक एक करके जानते हैं। द प्लैनेट्स मूव इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलेप्टिकल पाथ। पहले ऑर्बिट्स आपको क्लियर हो गया होगा, अब इलेक्ट्रिकल पाथ हम जान लेते हैं। देखो ये आपका सर्कल है, सर्कल के बीच से में जो सेंटर होता है उससे अगर आप डिस्टेंस लेते हैं, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस लेते हैं तो जो आर होता है आपस में इक्वल होता है। किसी भी डिस्टेंस को सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लेते हैं तो हमेशा इक्वल होता है। ठीक, तो इसे इलेक्ट्रिकल पाथ जानने के लिए सर्कल को हल्का बेंट कर देते हैं। सर्कल को हल्का बेंट करने के बाद आपका ये इलेक्ट्रिकल पाथ बन जाता है, जिसमें 2 फोकाई होते हैं। फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई होता है, ये F2 है। ठीक, ये आपका अर्थ है। आते हैं लॉ पे, ये आपका अर्थ है जो कि एक राउंड कंप्लीट करने में, सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज लेता है। ठीक, तो ये आपका सन है। ठीक, सन है, ये आपका इलेक्ट्रिकल पाथ है। ठीक, इलेक्ट्रिकल पाथ है दोस्तों। ठीक, तो क्या सीन है अब और डिस्कस करते हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई है, वो नहीं समझ में आएगा कमेंट जल्दी से करो। The planets moves elliptical orbits. The planets moves elliptical orbits around the sun. Sun के around with the sun of the 2 foci, with the sun of 2 foci of the elliptical orbit of the elliptical orbits. मित्रों या दोस्तों, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब आइए स्विच करते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। ठीक, सेकेंड लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो भी अच्छे से एकदम जल्दी से आ जाओ बोर्ड पे। यानी सेकेंड लॉ के बारे में जहां भी आपका दिमाग चला गया सीधे बोर्ड पे आ जाओ। देखते हैं सेकेंड लॉ। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसकी भी कहानी फिगर से समझते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल पाथ है। ठीक, इलेक्ट्रिकल पाथ है। फोकाई फोकाई 1, फोकाई 2 पॉइंट रख लो। ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिकल पाथ है, इलेक्ट्रिकल पाथ है। प्लीज यार बैक करके वो जो कुछ फिगर बनाए थे वो फिगर बना लेना जरूर से जरूर। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, अराउंड द सन इंटरवल्स ऑफ अ टाइम स्वीप्स। जैसे देखो
अगर सन से हमने यहाँ अर्थ पे एक लाइन ज्वाइनिंग कर दी ना, अब फिर यहाँ से हम यहाँ कर दिए। अब पूछेंगे आप भैया यहाँ क्यों कर दिए, तो रीज़न है देखो, जैसे हमने मान लिया कि 365 डेज लगते हैं कंप्लीट करने में एक रिवॉल्यूशन, हमने मान लिया 30 दिन लगे, यहाँ तक आने के लिए 30 दिन लगे ना, इतना बढ़ने के लिए 30 दिन लगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो स्पेस होगी, फिर हम मान लेते हैं नेक्स्ट 30 डेज आने में यहाँ लगा, ये सेकेंड राउंड हो गया, नेक्स्ट 30 डेज आने में यहाँ लगा। तो ये जो स्वीप्स कर रही हैं या जो आगे बढ़ रही हैं, इनका दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। जैसे A1 A2, ये A1 है A2 है, ठीक। तो ये हमेशा A1 इक्वल टू A2 होंगे। क्या होंगे? A1 इक्वल टू A2 होंगे। वही कह रहा है ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट्स द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ अ टाइम। जितना एरिया होगा, जितना टाइम्स होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। आई होप ये सेकेंड लॉ भी आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो गया तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। पर्टिकुलर इन तीनों लॉ पे एक एक वीडियो बन जाएंगी जिसमें थोड़ा हम और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये इजी है, पूरी कोशिश की है कि आपको क्लियर हो जाए। आइए थर्ड लॉ पे स्विच करते हैं। थर्ड लॉ क्या है अपना? द क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is a directly proportional to the square of a time it takes moves around the sun। देखो इसकी कहानी क्या है, डिस्टेंस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ टाइम टेक्स अराउंड द सन। यही कहानी है इनकी, थर्ड लॉ यही है, ठीक। थोड़ा सा इसे और जान लेते हैं अच्छे से। आर क्यूब इक्वल टू, ये हटेगा कांस्टेंट हम पूरा लिख देते हैं, के नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर। अब भैया हमें क्या चाहिए, हमें कांस्टेंट अलग चाहिए, और जो कह रहा है इसको क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल बोला, तो हम एक साइड इसे रखते हैं, क्या रखते हैं, कांस्टेंट एक साइड रखते हैं, कांस्टेंट इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। आर फ्रॉम डिस्टेंस यानी रेडियस होता है, रेडियस से ही डिस्टेंस मेजर की जाती है, टी फ्रॉम टाइम, दैट्स इट। क्या बोला? द क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ टाइम इट टेक्स मूव अराउंड द सन। सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव कर रहा है उसमें जो डिस्टेंस है वो क्यूब में है, वो जो डिस्टेंस वो क्यूब में है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उस जो टाइम लग रहा है उसका स्क्वायर है, विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज बैक जाके खट पीछे से बैक जाके जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड में बताया था विथ फिगर के साथ समझाया था, तो प्लीज नोट्स में जरूर उतार लीजिएगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट डालिए। हो गया स्क्रीनशॉट? आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो आज थोड़ा सीरियस थे, बिकॉज सीरियसनेस का रीजन क्या है कि केपलर्स लॉ था, तो केपलर्स लॉ 11th क्लास में भी आपके आएंगे, जो कि हालांकि आपको जानना जरूरी था। तो प्लीज़ यार मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, जो समझो, अगर आपको कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके कमेंट करिएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। दिस इज अ माई एम, ओके। तो जाके वहां से चीजें क्लियर करिएगा। नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। दिन आगे इस पे हम सोचेंगे, एक एक वीडियो बना दिया जाएगा एक एक लॉस के बारे में, जैसे हमने न्यूटन के लॉ के बारे में एक विडियो बनाया था। तो डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर करते हैं ये कंप्लीट। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, दिल दिमाग सब लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।